आज की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम शिक्षा की दुनिया में झांक रहे हैं, पर हाँ, एक जरा हट के नजरिए से। हम बात करेंगे लर्नोग्राफी के बारे में। ये एक ऐसा विचार है जो आप कह सकते हैं सिखाने के हमारे जाने पहचाने तरीकों को चुनौती देता है। और हमारी ये जो बातचीत है, ये शिव नारायण के टैक्सशिला पेज पर छपे एक लेख पर आधारित है। शीर्षक है उसका, शिक्षण प्रणाली को लर्नोग्राफी की शक्ति से सीखने की गतिशीलता में बदलना। तो आज का हमारा मिशन क्या है? भाई, इस लर्नोग्राफी मॉडल को थोड़ा गहराई से समझना है। देखना है कि ये जो हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जो चलता है, उससे ये अलग कैसे है, और हाँ, इसके क्या फायदे बताए जा रहे हैं। असल में सारी बात घूम फिर के आ जाती है पढ़ाने से ज्यादा सीखने पर। बिल्कुल। और ये विषय इसलिए इतना जरूरी हो जाता है, आप देखिए, क्योंकि ये सवाल पूछता है कि भाई, ज्ञान देने का जो हमारा मौजूदा तरीका है, क्या वो वाकई सबसे अच्छा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सीखने वालों को बस जानकारी का एक ढेर बना रहे, या हम सच में उनकी समझ और उनकी काबिलियत को निखार रहे हैं। तो ये लेख जो है, ये पारंपरिक टीचर सेंटर्ड मॉडल पर सवाल उठाता है और उसकी जगह एक ऐसा विकल्प रखता है जो विज्ञान पर आधारित होने का दावा करता है, खासकर मस्तिष्क विज्ञान और कैसे हमारी शारीरिक क्रियाएं सीखने में मदद करती हैं। ये सीखने को एक एक्टिव क्रिया आधारित प्रक्रिया बनाने की बात करता है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे हम सब जानते हैं, जो हमारी पारंपरिक कक्षा है या शिक्षण प्रणाली। लेख इसे शिक्षण गतिशीलता कह रहा है, टीचिंग डायनेमिक्स। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सब कुछ शिक्षक के इर्द गिर्द घूमता है। टीचर बोल रहे हैं, छात्र सुन रहे हैं। यही है ना मूल ढांचा आमतौर पर। हाँ, काफी हद तक तो यही है। देखिए, पारंपरिक मॉडल में ज्ञान का प्रवाह जो है वो मुख्य रूप से एक ही दिशा में होता है, टीचर से छात्रों की ओर। इसमें ज्यादा जोर किस पर होता है? लेक्चर देने पर, कुछ चीजें याद करवाने पर, और फिर इम्तिहान के जरिए ये देख लिया कि भाई छात्र कितना याद रख पाए हैं। अब नतीजा क्या होता है? छात्र अक्सर जानकारी को बस निष्क्रिय रूप से ग्रहण करने वाले बन जाते हैं, बजाय इसके कि वे खुद ज्ञान की खोज करें या उसे अपने तरीके से समझें, उसका निर्माण करें। सीखना अक्सर, आप कह सकती हैं, सतही रह जाता है, जैसे बस ऊपर ऊपर से तैरना, गहराई में उतरे बिना। याददाश्त भी अक्सर पक्की नहीं होती। क्यों? क्योंकि छात्र जानकारी को अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठाने के बजाय ज्यादातर टीचर की कही बात पर निर्भर रहते हैं। वो ज्ञान को समझने और उसे आत्मसात करने की जगह सिर्फ सुनते हैं, और इससे फिर वो जो ज़रूरी स्किल्स हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो उतने अच्छे से विकसित नहीं हो पाते। तो ये तो हुई समस्या की बात, और शायद कई सीखने वाले और सिखाने वाले भी इससे कहीं ना कहीं जूझते ही हैं। अब आते हैं समाधान पर। जो लेख सुझा रहा है, लर्नोग्राफी और सीखने की गतिशीलता, लर्निंग डायनेमिक्स, ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। इनका असल मतलब क्या है? यह पारंपरिक तरीके से अलग कैसे है? हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, लर्नोग्राफी को ज्ञान हस्तांतरण का एक विज्ञान, एक साइंस की तरह पेश किया गया है। ये सिर्फ जानकारी देने पर फोकस नहीं करती, बल्कि इस बात पर कि ज्ञान दिमाग में स्थायी रूप से कैसे बैठे और कैसे वो एक स्किल, एक हुनर में बदले। इसके लिए ये मोटर विज्ञान, सीखने में शारीरिक क्रियाओं का क्या महत्व है, और ब्रेन पेज विकास यानी दिमाग में ज्ञान का एक एक्टिव नक्शा बनाना, ऐसी अवधारणाओं का इस्तेमाल करती हैं। सीखने की गतिशीलता में आप कह सकती हैं ऊर्जा का प्रवाह ही बदल जाता है। अब टीचर सेंटर में नहीं है, छात्र सेंटर में है। छात्र पैसिव लिसनर नहीं, बल्कि एक्टिव क्रिएटर है। वो खुद ज्ञान की संरचना करते हैं, और टीचर वो लेक्चरर या उपदेशक नहीं, वो एक मध्यस्थ बन जाता है, मॉडरेटर, जो सीखने के माहौल को आसान बनाता है, गाइड करता है, और जहां जरूरत हो वहां मदद करता है। क्लास एक लेक्चर हॉल नहीं, बल्कि एक प्रयोगशाला बन जाती है, एक ब्रेन पेज प्रयोगशाला, जहां छात्र प्रयोग करते हैं, गलतियां करते हैं, और हाँ, उनसे सीखते भी हैं। ब्रेन पेज विकास और मोटर विज्ञान, ये वाकई इस पूरे विचार के केंद्र में लग रहे हैं, लेकिन ये थोड़े तकनीकी भी लग रहे हैं। चलिए इन्हें थोड़ा और आसान करते हैं। ये ब्रेन पेज आखिर है क्या चीज? क्या ये सिर्फ याद रखने का कोई फैंसी नाम है? और ये मोटर विज्ञान का सीखने से क्या लेना देना? हम तो सोचते हैं कि हम दिमाग से सीखते हैं, हाथ पैर चलाने से थोड़ी ना सीखते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है, पर लर्नोग्राफी इसी को चुनौती देती है। पहले ब्रेन पेज को समझते हैं। सोचिए, ये सिर्फ जानकारी को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा है जैसे आप जिस विषय को सीख रहे हैं उसका अपने दिमाग में एक बहुत विस्तृत, एक एक्टिव नक्शा बना रहे हो।
मिसाल के तौर पर जैसे किसी शहर का नक्शा सिर्फ देखकर उसे याद करने की कोशिश करना, और दूसरी तरफ खुद उस शहर की गलियों में घूमना, जरूरी जगहों को देखना, रास्तों को समझना और फिर अपना एक दिमागी नक्शा बनाना। ये जो ब्रेन पेज है, ये सिर्फ सुनने से नहीं बनता, ये बनता है एक्टिव भागीदारी से। जैसे किसी टॉपिक को पढ़ना और उसके नोट्स बनाना, किसी समस्या को हल करने के लिए सोचना और फिर उसे लिखना, किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए शायद कोई चित्र बनाना या कोई मॉडल तैयार करना। इस प्रक्रिया में दिमाग के कई हिस्से एक साथ काम करते हैं। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो प्लानिंग और फोकस में मदद करता है, हिप्पोकैम्पस जो नई यादें बनाने और उन्हें जमाने के लिए जरूरी है, और हाँ, मोटर कॉर्टेक्स भी जो इन शारीरिक क्रियाओं जैसे लिखना या बनाना इनको कंट्रोल करता है। जब ये सब मिलकर काम करते हैं तो ज्ञान सिर्फ एक सुना हुआ तथ्य नहीं रहता, बल्कि वो एक गहरी समझ बन जाता है। अब आते हैं मोटर विज्ञान पर। इसका मूल विचार ये है कि सीखना केवल एक दिमागी कसरत नहीं है, इसमें शारीरिक क्रियाएं भी शामिल हैं और वो सीखने को बहुत ज्यादा प्रभावी बनाती हैं। जब छात्र किसी चीज को सिर्फ सुनते हैं तो हाँ, हमें जानकारी मिल सकती है, लेकिन जब वो उसे लिखते हैं, खासकर अपने शब्दों में, या जब वो कोई चित्र बनाते हैं, किसी मॉडल को अपने हाथ से बनाते हैं या किसी प्रक्रिया को करके देखते हैं, तो उनके दिमाग का मोटर कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया जो आदतें और स्किल्स बनाने में शामिल है, और सेरिबेलम जो कोऑर्डिनेशन और प्रोसीजरल मेमोरी के लिए जरूरी है, ये सब सक्रिय हो जाते हैं। और ये सक्रियता ज्ञान के जो न्यूरल रास्ते हैं उन्हें कहीं ज्यादा मजबूत बनाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए तैराकी के बारे में सिर्फ पढ़ना और असल में पानी में उतरकर हाथ पैर चलाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। हाँ बिल्कुल। तो मोटर विज्ञान कहता है कि ये जो करना है, ये ज्ञान को जानकारी से अनुभव और फिर कौशल में बदल देता है, ये समझ को टिकाऊ बनाता है। ये तो सीखने की पूरी प्रक्रिया को ही एक बिल्कुल नए तरीके से देखने जैसा है। मतलब सिर्फ दिमाग ही नहीं, हमारा शरीर भी सीखने में एक एक्टिव भूमिका निभा रहा है। अच्छा, इसी सिलसिले में लेख में छोटे शिक्षकों और बड़े शिक्षकों की बात भी की गई है। कहा गया है कि कक्षा में छात्र छोटे शिक्षक बन जाते हैं और जो हमारे पारंपरिक शिक्षक हैं वे बड़े शिक्षक या मध्यस्थ बन जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि छात्र एक दूसरे को पढ़ाते हैं? ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है। क्या ये वाकई काम करता है? हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये लर्नोग्राफी मॉडल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। टैक्सुला मॉडल के संदर्भ में इसे समझाया गया है। देखिए, विचार ये है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका अक्सर सिखाना होता है। तो इस मॉडल में छात्रों को पहले ये सिखाया जाता है कि वे खुद ब्रेन पेज कैसे बनाएं, मतलब किसी विषय को गहराई से कैसे समझें और उसकी संरचना कैसे करें। एक बार जब वे इसमें थोड़े ठीक हो जाते हैं तो वे छोटे शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। वे पारस्परिक लर्नोग्राफी यानी रेसिप्रोकल लर्नोग्राफी का अभ्यास करते हैं। इसका मतलब है कि वे जोड़ियों में या छोटे ग्रुप्स में एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे के काम को देखते हैं और एक दूसरे की सीखने में मदद करते हैं। इससे फायदा दोहरा होता है। जो छात्र सिखा रहा है उसकी अपनी समझ और पक्की होती जाती है और जो सीख रहा है उसे अपने साथी से एक अलग नजरिया मिलता है। अच्छा, और बड़े शिक्षक यानी जो पारंपरिक शिक्षक थे? हाँ, बड़े शिक्षक यानी पारंपरिक शिक्षक, उनकी भूमिका तो पूरी तरह बदल जाती है। वो अब ज्ञान के अकेले स्रोत या लेक्चरर नहीं रहते। वे एक मार्गदर्शक, एक कोच, एक मध्यस्थ की तरह हो जाते हैं। उनका काम होता है सीखने के लिए सही माहौल तैयार करना, छात्रों को सही दिशा दिखाना, उनकी प्रगति पर नजर रखना, जहां वे अटक रहे हों वहां उनको सहारा देना और ये पक्का करना कि ये जो आपसी सिखाने सीखने का काम है ये ठीक से हो रहा है। वो असल में छात्रों को सिखाते हैं कि कैसे सीखें, कैसे ब्रेन पेज बनाएं और कैसे एक दूसरे की मदद करें। इस पूरी प्रक्रिया से छात्रों में सिर्फ विषय का ज्ञान ही नहीं बढ़ता, बल्कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी, टीम के साथ काम करने का हुनर, बातचीत का कौशल और हाँ, जिम्मेदारी लेने की भावना भी विकसित होती है। कक्षा एक निष्क्रिय जगह नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत, एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सीखने वाला समुदाय बन जाती है, जहां हर कोई सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में भागीदार है। वाह, ये तो मतलब कक्षा के पूरे माहौल और उसकी डायनामिक्स को ही बदल देने वाला विचार लग रहा है। लेख में एक ब्रेन पेज कक्षा का भी जिक्र है।
और ये बताया गया है कि ये ज्ञान स्थानांतरण के 7 आयामों यानी 7 डायमेंशंस ऑफ नॉलेज ट्रांसफर केटी डायमेंशंस का इस्तेमाल करती है। ये 7 आयाम क्या हैं? क्या ये कोई नियम है या सीखने के अलग अलग चरण हैं? ये सीखने की प्रक्रिया को कैसे दिशा देते हैं? हाँ, ये 7 आयाम लर्नोग्राफी मॉडल के फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। आप इन्हें ऐसे समझ सकती हैं जैसे सीखने की प्रक्रिया को और व्यवस्थित और गहरा बनाने के लिए कुछ डिज़ाइन किए गए टूल्स या चरणों का एक सेट। लेख में इनके नाम दिए गए हैं, जैसे डेफिनेशन स्पेक्ट्रम, फंक्शन मैट्रिक्स, ब्लॉक सॉल्वर, हिप्पोकैम्पस, मॉड्यूल बिल्डर, टास्क फॉर्मेटर और डार्क नॉलेज। हाँ, नाम थोड़े तकनीकी लग सकते हैं, पर इनका मकसद क्या है? सीखने वाले को ज्ञान के अलग अलग स्तरों से गुजारना, मतलब सिर्फ परिभाषा जानने से लेकर उसे लागू करने और फिर अंत में उसमें कुछ नयापन लाना या इनोवेशन करने तक। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए डेफिनेशन स्पेक्ट्रम। ये शायद किसी विषय की जो मूल परिभाषा है, उसका दायरा क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं, इसको समझने पर फोकस करता होगा। फंक्शन मैट्रिक्स ये समझने में मदद करता होगा कि वो चीज़ काम कैसे करती है, उसके क्या क्या उपयोग है, उसके अलग अलग हिस्से क्या करते हैं। ब्लॉक सॉल्वर का उद्देश्य शायद उस विषय से जुड़ी समस्याओं को पहचानना और उन्हें हल करने के तरीके खोजना है। मॉड्यूल बिल्डर ज्ञान को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़कर समझने और फिर उन्हें जोड़ने पर केंद्रित हो सकता है। और टास्क फॉर्मेटर और डार्क नॉलेज जैसे आयाम ये संभवतः क्रिएटिविटी, अज्ञात क्षेत्रों की खोज और ज्ञान को नए संदर्भों में लागू करने को प्रोत्साहित करते होंगे। तो ये आयाम मिलकर एक ब्रेन पेज कक्षा को आकार देते हैं। और ऐसी कक्षा का माहौल, जैसा मैंने कहा, पारंपरिक कक्षा से बहुत अलग होता है। ये ज्यादा टास्क ओरिएंटेड और गोल ड्रिवन होता है। छात्र सिर्फ टीचर के बोलने का इंतजार नहीं करते, वो सीधे ज्ञान के स्रोत से जुड़ते हैं, जैसे किताब हो, लेख हो या कोई और स्टडी मटेरियल। वे इन 7 आयामों जैसे उपकरणों का उपयोग करके एक्टिवली जानकारी को प्रोसेस करते हैं, अपने ब्रेन पेज बनाते हैं और अक्सर छोटे समूहों में, जिन्हें मिनिएचर स्कूल कहा जा सकता है, मिलकर काम करते हैं, समस्याएं हल करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया रटने के बजाय गहरी समझ, बेहतर याददाश्त और एनालिटिकल व क्रिएटिव सोच को बढ़ावा देती है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, एक तरह से निचोड़ निकालें, तो इस लर्नोग्राफी दृष्टिकोण के मुख्य लाभ क्या बताए गए हैं? ये पारंपरिक शिक्षण के मुकाबले सीखने वालों के लिए बेहतर क्यों साबित हो सकता है? क्या क्या फायदे गिनाए गए हैं? लेख कई ठोस लाभ गिनाता है और ये सीधे तौर पर पारंपरिक शिक्षण की उन कमियों को एड्रेस करते हैं जिनकी हमने शुरू में बात की थी। पहला और सबसे बड़ा, सक्रिय ज्ञान हस्तांतरण। छात्र अब पैसिव लिसनर नहीं है, वो सीखने की प्रक्रिया में एक्टिवली शामिल होते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। इससे समझ गहरी होती है। दूसरा, दीर्घकालिक अवधारण यानी लॉन्ग टर्म रिटेंशन, क्योंकि सीखना सिर्फ सुनने पर नहीं बल्कि करने, मोटर विज्ञान और दिमाग में एक्टिव नक्शा बनाने, ब्रेन पेज पर आधारित है, तो ज्ञान ज्यादा स्थायी रूप से याद रहता है। ये रटने वाली टेम्पररी मेमोरी नहीं बल्कि गहरी प्रोसीजरल मेमोरी बनाता है। तीसरा, स्वनिर्देशित शिक्षा, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। छात्र खुद करके सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इससे उनमें आज़ादी, आत्मविश्वास और कैसे सीखना है ये स्किल विकसित होता है। वो टीचर पर कम निर्भर होते हैं। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चौथा है सहकर्मी सहयोग, पीयर कोलैबोरेशन। छोटे शिक्षकों और पारस्परिक लर्नोग्राफी के जरिए छात्र एक दूसरे से सीखते और सिखाते हैं। इससे टीम वर्क, कम्युनिकेशन, सहानुभूति और लीडरशिप जैसे जरूरी सोशल स्किल्स भी विकसित होते हैं। पांचवां, भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन। लेख एक दिलचस्प दावा करता है कि मोटर लर्निंग में शामिल होने से दिमाग के जो इमोशनल सर्किट है, लिम्बिक सिस्टम, उन्हें स्थिर करने में मदद मिल सकती है। इससे बेहतर ध्यान और भावनात्मक संतुलन आता है। ये सीखने के लिए एक शांत और केंद्रित माहौल बनाने में मदद कर सकता है। अच्छा, ये तो एक नया पहलू है। जी, और छठा है नवाचार और रचनात्मकता, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। टास्क आधारित सीखना, खासतौर पर टास्क फॉर्मेटर और डार्क नॉलेज जैसे आयामों के जरिए छात्रों को सिर्फ ज्ञात चीजों को दोहराने के बजाय नई संभावनाओं को एक्सप्लोर करने, प्रयोग करने और समस्याओं के मौलिक समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है।
तो ये सब लाभ मिलकर एक ऐसे सीखने के माहौल की तस्वीर पेश करते हैं जो पारंपरिक मॉडल से काफी अलग है। हाँ, बेशक यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई ये मॉडल अलग-अलग विषयों, उम्र के ग्रुप्स और सीखने की अलग-अलग ज़रूरतों वाले छात्रों के लिए कितना कारगर और कितना एडेप्टेबल है। लेख मुख्य रूप से इसके फायदों पर ही केंद्रित है, लेकिन इसे असल में लागू करने की अपनी चुनौतियां भी हो सकती हैं। फिर भी इसके जो प्रस्तावित लाभ हैं, वो पारंपरिक शिक्षा की कई सीमाओं का एक संभावित समाधान तो जरूर पेश करते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की इस गहन चर्चा से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि लर्नोग्राफी शिक्षा के क्षेत्र में एक बुनियादी बदलाव का प्रस्ताव है। ये एक तरह से शिक्षा का जो फोकस है उसे शिक्षक क्या कर रहा है से हटाकर छात्र कैसे सीख रहा है पर लाने की कोशिश है। ये निष्क्रिय सुनने और रटने की संस्कृति से हटकर एक सक्रिय, एक क्रिया आधारित और दिमाग के लिए ज्यादा अनुकूल सीखने की प्रणाली की ओर इशारा करती है, जहां ज्ञान का निर्माण होता है ब्रेन पेज के जरिए। बिल्कुल सही कहा। ये दृष्टिकोण ऐसे सीखने वाले तैयार करने की क्षमता रखता है जो सिर्फ जानकारी से भरे हुए ना हो, बल्कि स्वतंत्र रूप से सोचने वाले हों, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हों, क्रिएटिव हों और यहाँ तक कि भावनात्मक रूप से भी अधिक संतुलित हों। यह सीखने को एक नीरस या बोझिल प्रक्रिया बनाने के बजाय एक स्वाभाविक, एक वैज्ञानिक और शायद ज्यादा आनंददायक अनुभव बनाने का दावा करता है। जैसा कि लेख भी इशारा करता है, शायद शिक्षा का भविष्य सिर्फ जानने में नहीं है, बल्कि लगातार सीखने, बदलने और नया रचने की क्षमता विकसित करने में है। और लर्नोग्राफी इस दिशा में एक संभावित रास्ता सुझाती है। और अंत में एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर मनन किया जा सकता है। जैसा कि हमने चर्चा की, लर्नोग्राफी शारीरिक क्रियाओं, लिखने और बनाने मतलब मोटर स्किल्स पर बहुत जोर देती है। तो सवाल ये उठता है कि इस दृष्टिकोण को उन विषयों के लिए कैसे अनुकूलित किया जा सकता है जो काफी हद तक अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे कि मान लीजिए दर्शनशास्त्र है या सैद्धांतिक गणित है या साहित्य की गहरी व्याख्या। इन क्षेत्रों में ब्रेन पेज बनाने का स्वरूप क्या होगा और साथ ही अलग अलग शारीरिक या संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले जो सीखने वाले हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस मॉडल में किस तरह के समायोजन, किस तरह के एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प पहलू है कि कैसे इस क्रिया आधारित मॉडल को ज्ञान के हर क्षेत्र और हर तरह के सीखने वाले के लिए प्रभावी बनाया जा सकता है।